हेलो स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका परसों आपका एग्ज़ाम है 16 फरवरी को, है ना। तो इसीलिए आज जो क्लास है धुआंधार अंतिम प्रहार है क्लास 10th के लिए, कक्षा 10 के लिए, वो भी हिंदी का। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है कक्षा 10 हिंदी के लिए धुआंधार अंतिम प्रहार। एक वीडियो में है, पूरा पेपर समझाया जाएगा आज आपको। धुआंधार अंतिम प्रहार है, एक वीडियो में इसे जरूर देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें, तभी आपको ये पेपर आपको पूरा समझ में आएगा। आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर 100% सफलता की गारंटी की बात कही जाती है और 70 में से आपको 70 नंबर आपके पक्के हैं। वो कैसे पक्के हैं आज आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो इसलिए क्लास हमारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे पूरा ज़रूर देखें। और जो हमारा चैनल है ये देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके का लोगो बना होगा तो वही हमारा चैनल है देव एग्ज़ाम स्टडी, इसे ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। अब यहाँ पर सुनेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होती है। क्लास 10th वाले स्टूडेंट इस चीज़ को ध्यान दें। आज पेपर बड़े ध्यान से सुने कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर पूछा जाएगा और कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ, खंड आ जो होगा पहला होगा 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट में आप पेपर पढ़ डालिएगा, है ना। पेपर पढ़ लीजिएगा 15 मिनट में और 3 घंटे पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, वो खंड आ होगा और खंड एक आ होगा एक बा होगा। बा में आपका क्या पूछा जाएगा और खंड आ में क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप है यहाँ पर, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ए है भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्ल युग और डी शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, फटाफट इसका आंसर बताएं, फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन है, बाबू गुलाब राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है। ए है निबंध, बी है कविता, सी है नाटक, डी है कहानी। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो चिंतामणि क्या है, निबंध है, ना तो कविता है, ना ही नाटक है, ना ही कहानी है। तो क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गबन किसकी रचना है। गबन मुंशी प्रेमचंद, ए वी जयशंकर प्रसाद, सी निराला और डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो यहाँ पर गबन किसकी रचना है ये आपको बताना होगा कि गबन किसकी रचना है। गबन, गोदान, रंगभूम, करमभूम, ध्यान रखेंगे ये रचनाएं आपकी पूछ दी जाएं। गबन, गोदान, रंगभूम, करमभूम, है ना, ये किसकी रचना है, ये आपकी रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। गबन, गोदान, है ना, ये रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि है। जो शुक्ल युग की समयावधि है 1900 से 1936 से 1943 ईस्वी तक, बी है 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक, सी है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। शुक्ल युग की समयावधि है, तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है बताया। तो इसका फटाफट आंसर दीजिएगा, शुक्ल युग की समयावधि। तो शुक्ल युग की जो समयावधि होती है वह 1900 से लेकर 1938 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है।
ए है जीवनी, बी है आत्मकथा, सी है साक्षात्कार ऑवलेख भेंट वार्ता और डी है रेखाचित्र। बताएं नीड़ का निर्माण, यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी विधा है, मतलब किसकी रचना है ये, तो आपको पता होना चाहिए। नीड़ का निर्माण फिर ये हरवंश राय बच्चन की है। और ये विधा कौन सी है, जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है, रेखा चित्र है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आत्मकथा। नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ये आपको बताना होगा कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतवादी युग और छायावादी युग। तो द्विवेदी युग है, भारतेंद्र युग है, प्रगतवादी युग है, छायावादी युग है। कौन है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, ये जो दिया गया मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, हरवंश राय बच्चन, सी बी हरिऔध, सी हरवंश राय बच्चन, डी सुमित्रा नंदन पंत। ये आपके चार ऑप्शन रहे। बताएं आप मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला बहुत अच्छी रचना है ये। इस रचना के बारे में जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। तो मधुशाला किसकी रचना है, हरवंश राय बच्चन की है। तो इसका करेक्ट आंसर हरवंश राय बच्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती किसकी रचना है। ए है सियाराम शरण गुप्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है महादेवी वर्मा। तो बताएं भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है, भारत भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक चला। बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। ये आपकी जो समयावधि है, द्विवेदी युग है, भारतेंद्र युग है, आधुनिक वाली, मैं ये चीज़ आपको बता चुके हैं। जो हमारी पिछली वीडियो जो हो चुकी हैं उनको आप ज़रूर देख लें। और ये तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आधुनिक काल समय कब से कब तक चला। ए है 1943 से 19 अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1900, सी है सन 1918 से लेकर 1936 तक, डी है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, आधुनिक काल कब से कब तक चला। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ए, 1843 से अब तक। आधुनिक काल का जो समय चलता है 1843 से अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतीराम किस युग के कवि हैं। जो मतीराम हैं किस युग के कवि हैं। ए है आधुनिक काल, बी है आदिकाल और सी है भक्तकाल और डी है रीतकाल। तो मतीराम किस युग के कवि हैं। बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम किसके हैं, रीतकाल के युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। आपके रस जरूर पूछे जाएंगे, आपके अलंकार जरूर पूछे जाएंगे, आपके छंद जरूर पूछी जाएगी। ये समझ लें क्वेश्चन आपका क्या क्या आएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। 100% सफलता की गारंटी मैंने अगर बोली है तो यहाँ पर ये समझ लो पेपर रखा है आपका। हास्य रस का स्थायी भाव है क्या है। ए है शोक, बी है रति, सी है हर्ष और डी है निर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। हास्य रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रकाश दिया गया, कोई बात नहीं, प्रभात होता है। तो यहाँ पर उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए है उपमा अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है रूपक अलंकार और डी है श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुके हैं कि उपमा अलंकार जहाँ होता है, जहाँ किसी वस्तु की किसी से जब तुलना की जाती है, तो वहाँ पर जब तुलना की बात आ जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे मैंने कुछ वाचक शब्द बताए थे, सा सी से सरस, सा शब्द आ जाए कौन सा, कौन सी, है ना, सरस आ जाए, सम आ जाए, तो आप समझ जाना है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के आप वाचक से पहचान लीजिएगा और दूसरी पहचान आप समझ लें कि जहाँ पर तुलना किसी वस्तु किसी से की जाती है किसी से, तो वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? ये रहा उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार मैंने आपको बता दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमे में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मन मानो जन जानो आदि शब्द, ये क्या आपके वाचक शब्द होते हैं। मनु जनु जानो मन मानो, ये जहाँ शब्द आपको मिल जाएं तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर क्या है? अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको क्या, ये चीज़ आपने पहचान ली। फिर रूपक अलंकार, तो ये भी आपको मैंने बता चुकी हूँ। श्लेष अलंकार, इसमें एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन इसके जो अर्थ हैं वो कितने होंगे? अनेक होंगे। एक शब्द के अर्थ बहुत ज़्यादा होंगे, अनेक होंगे, वही क्या होता है? हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो आपने ये चारों अलंकारों को समझ लिया। तो यहाँ पर पूछा गया है, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ ये देखो दिया गया, मनो दिया गया। ये जो मनो दिया गया है, मनो, तो मनो ये शब्द हम वाचक शब्द आपको बता चुके हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। मन मानो जन जानो, मनो शब्द आ गया। तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? ए है 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो इसके रोला छंद के जो चरण होते हैं कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द दिया गया, यहाँ पर देखिएगा, ये आकर्षण है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ए है वी और वी है मान, सी है अक और डी है आ। तो आकर्षण उपसर्ग क्या होता है? हमेशा शब्द के पहले जो लगा होता है, पहला जो शब्द होता है ना, वही उपसर्ग होता है और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। ध्यान दें, मान आन मान शान कुछ भी आ जाए तो समझ लाना ये प्रत्यय है। जो आगे लगा हो, उप प्रय है ना, आ, ये क्या होते हैं? यही तुम्हारे उपसर्ग होते हैं। तो उपसर्ग को आप पहचान लेंगे कि आकर्षक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसका उपसर्ग कौन सा होगा? तो इसका उपसर्ग होगा ऑप्शन नंबर डी में। जो ऑप्शन नंबर डी है यही इसका करेक्ट आंसर है, डी। आ है क्या? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान दें, प्रत्यय हमारे जो होते हैं, ए दिया गया 2, बी 5, सी 6 और डी 3। तो बताएं आप कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के आपके 2 भेद होते हैं। एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय होता है। 2 प्रत्यय आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ए है कर्मधारय समास, बी है द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास और डी है तत्पुरुष समास। तो यहाँ आप बताइएगा फटाफट कि पीताम्बर में कौन सा समास है? जिसके पीत हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात जहाँ पर किसी का नया अर्थ प्रकट होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? कोई नया अर्थ देता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जहाँ विशेषण की बात होती है,
नीला, पीला, काला, ये शब्द जब विशेषण आ जाए तो समझ लेना कर्मधारय होता है। द्वंद्व में दो पदों की बात की जाती है ना, जैसे माता पिता, चाचा चाची, कुछ भी बोल लो, भाई बहन, तो ये क्या है, ये आपका द्वंद्व समास हो गया। तत्पुरुष समास में आपको पता ही है, जहाँ कारक चिन्ह की बात की जाती है, और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, यहाँ पर कारक चिन्ह की बात होती है। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि किसी का एक नया अर्थ प्रकट होता है। जैसे पीले वस्त्र है, पीतम अम्बरम यशसा, संस्कृत में इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पीतम अम्बरम यशसा, पीले वस्त्र हैं जिसके, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है। तो एक तो ये समझ जाए, आंसू जो होता है, जो तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, ये आपको बता चुके हैं कि तत्सम शब्द वह होते हैं जो हिंदी से डायरेक्ट संस्कृत में आ जाते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। और जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ जाते हैं, हिंदी में आ जाते हैं, वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। तो तद्भव और तत्सम को यही आप पहचान लेंगे तो कभी गलती नहीं करोगे आप। तो यहाँ पर पूछा गया है आंसू का तत्सम रूप है तो कौन सा है, ए है अश्रु, बी है अंशु, सी है रोना, डी है आंख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसू का तत्सम रूप पूछा गया है कि आंसू का तत्सम रूप है कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए अश्रु। आंसू क्या है हमारा, ये तो तद्भव है, आंसू क्या है, तद्भव है, हिंदी रूप है आंसू। अश्रु क्या है, ये संस्कृत वाला आ गया, तो तत्सम में पूछा गया तो अश्रु हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, एड़ी संधि का सूत्र है, एड़ी संधि का सूत्र होता है क्या है, ए है आदगुणा, आदगुण, बी है अका सर्वे दीर्घः, अक सर्वे सर्वड़े दीर्घः, सी है इकोएड़च और डी है ब्रद्रेच। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, एड़ संधि का सूत्र जो होता है वो कौन सा है, तो एड़ संधि का जो सूत्र है वो कौन सा है आपका, इको एड़च, इको एड़च है, ये एड़ संधि का सूत्र आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 19 है, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति है। ए है षष्ठी विभक्ति एक वचन, और वी है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फलस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फलस। रामस, बालकस, विद्यालस, कोई भी दिया जाए आधा सा ये लगा है, फलस, रामस, विद्यालस, है ना, तो समझ जाएं यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, षष्ठी विभक्ति इसका करेक्ट आंसर एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपपठत, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत में पूछा गया है, यहाँ पर ये अपठत शब्द दिया गया कि तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, द्विवचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मतलब प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष दो वचन। तो कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रथम पुरुष एक वचन। अपठत से ही स्टार्ट होता है, अपठत, अफ्ठता, अपठत, तो ये आप समझ जाएं अफ्ठन। तो इसका करेक्ट आंसर वी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खंडवा। आपके खंड आ पूरा हो चुका है, खंड आ में आपके 20 प्रश्न आएंगे और 20 में से आपके 20 सही जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर ये सही कर लिए, सही से देख लिए, सही से पढ़ लिए, तो आपके 20 में से 20 आपके नंबर पक्के हो गए। जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले बहुविकल्पी प्रश्न आपके जो होंगे वो आपके 20 नंबर के होंगे और 20 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो खंड आ खत्म हो गया। अब खंड बा में क्या आ रहा है देखो, फर्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 3 यहाँ पर प्रश्न पूछे आपके जाएंगे, एक गद्यांश दिया गया है, इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं 3।
इसके नीचे ये 3 प्रश्न है, 1 2 और 3 प्रश्न दिए गए और यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। सबसे नंबर 1 ट्रिक आप समझ जाएं इसकी, कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब आपको ये पता हो गया, मुझे संदर्भ लिखना है और मुझे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। थर्ड है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपने क्वेश्चन के आप समझ लिया कि हमारा क्या पूछा गया। जब मुझे ये पता हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी तो मुझे उसका आंसर पता होगा। तो ध्यान देंगे इस बात पे कि क्या है गद्यांश क्या कह रहा है, कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही एक मित्रता हो सकती है। वह चाहते कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों, चिंताशील, मनोज प्रफुल्ल चित्त का दृढ़ता हो, निर्बल बलि का धीर, उत्साही का, है ना, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्त उपाय। इस तरीके का आपका गद्यांश मिलेगा। गद्यांश में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करने की, आप व्याख्या लिखेंगे तो इसमें कुछ करने की जरूरत आपकी नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, कि जैसे इसमें लैंग्वेज लिखिए थोड़ी अपने शब्दों में चेंज कर दीजिए, बाकी आप सेम ऐसा ही लिख दें। क्योंकि यह कोई बात नहीं है तो अपने शब्दों में आप लिख लो, यह कोई बात नहीं होती है ना, अपने शब्दों में मिला लीजिए, कुछ भी लिख लो तो वही आप व्याख्या इसकी कर दीजिएगा। संदर्भ में क्या होता है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, जो आपकी बुक हो वो उसका नाम लिख दो, मतलब कौन से शीर्षक से लिया गया है वो लिख दीजिएगा। इसके लेखक कौन है तो आप ये बता दो कौन से पाठ से लिया गया, हमारे मतलब ये मित्रता नामक पाठ हो तो उससे लिया गया। इसके लेखक कौन है, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो तो रामचंद्र शुक्ल लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या लिखा है, गद्यांश, यहाँ पर दिया गया गद्यांश। ये जो गद्यांश है तो यहाँ पर आप गद्यांश में लेखक लिखना होगा, ना कि रचयिता। रचयिता बिल्कुल मत लिखना, वही गलती कर देंगे आप। लेखक लिखना होगा संदर्भ में कि इसके लेखक ये हैं। तो ये तो आपका संदर्भ हो गया। व्याख्या मैंने आपको बता दी, अपने शब्दों में इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, और गद्यांश में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर और इसी में ढूंढ के इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो गद्यांश आप इस तरीके से कर ले जाएंगे, आपके 6 नंबर के होंगे, 6 नंबर का आपका होगा, है ना। तो ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश आपके 2 दिए जाएंगे, एक आपका अथवा में ये करो या ये करो। अथवा होगा, अथवा लगा होगा तो समझ जाओ, अगर मुझे एक करना हुआ इनमें से, जो आपको इनमें से आपको सरल लगे, इजी लगे, वही आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर भी इसी तरीके के, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्रह्मा को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ये असंभव है, फिर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसमें लिखा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको इसका संदर्भ लिखना होगा कि इसमें आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता हो जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, तो इसके लेखक कौन है। तो ये आप जान लें, सभी पाठ के लेखकों को आप जान लें, ये पाठ किसने लिखा है, ये किसने लिखा है, सभी में, गद्य में, पद में, ये आप जान लें तो आप समझ जाओगे ये कहाँ से लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चन कर ले जाओगे। ये है देखो, और रेखांकित, एक मिस्टेक और मत करना कि जो रेखांकित अंश की व्याख्या बताई जाए तो आपको वही करनी होगी। ये देखो रेखांकित अंश जो दिए गए हैं, ये देखो लाइन है, इस पर अंडरलाइन है, इसके नीचे ये अंडरलाइन जो दी गई है तो वही उसकी क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है उसी की। और जो बाकी शब्द हैं नीचे जिस पे अंडरलाइन है उसकी व्याख्या आपको नहीं करनी होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, एक लाइन होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश पर, एक गद्यांश होता है, एक पद्यांश होता है, तो यहाँ पर पूछा गया पद्यांश। अभी गद्यांश की बात हो चुकी, अब पद्यांश है। जैसे लिखा है, चरण कमल बंदौहरी राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंगे, लहों अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूर श्याम।
या सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदौती पाई, है ना। इस तरीके से ये किसने कहा ये आपको पता हो गया है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर अलंकार पूछ दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि चरण कमल बंदो हरिराई कौन सा अलंकार है, आपको पता है, ये मैं बता चुकी हूँ। आप मेरी क्लास देखिएगा पीछे जो हो चुकी है उसमें आपको पता होगा कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिर लेहो अंधे को सब कुछ दर्शाई बहरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। तो इस तरीके का आपका पद मिलेगा, पद्यांश मिलेगा। उसके नीचे आपके ये क्वेश्चन लिखे होंगे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ कैसे लिखना होगा कि ये जो पद किसने गाए हैं, ये सूरदास के पद हैं। देखो यहाँ पर सूरदास शब्द आ गया तो पहचान जाओगे आप इसी तरीके से ये कहाँ से लिया गया, सूरदास से। सूरदास ने क्या पद लिखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब ये यहाँ से लिया गया, इसके रचयिता हमारे कौन से हैं, सूरदास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें रेखांकित अंश सिर्फ 2 ही लाइनों में है, बहरा सुने गूंग पुन बोले रंग चले सिर छत्र धराई, इसी की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कर लोगे। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, तो उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त जो सबसे ऊपर की जो पंक्ति है कि चरण कमल बंद हो रहा है, इसमें अलंकार कौन सा है, ये आपको लिखना होगा कि हमारा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता हो गया। ऐसी तरीके से आप समझ जाएं कि गद्यांश आपके 2 आएंगे, उसमें से 1 करना होगा। उसी तरीके के पद में आपके पद्यांश भी 2 आएंगे काव्य में, वो आपको 2 करने होंगे, मतलब 2 दिए होंगे, उसमें आपको 1 करना होगा। दूसरा है सुनी सुंदर बैन सुदारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे कर नैन नहीं और समझाई कच मुस्काई चली तुलसी ते अवसर तेई रावें अब लोकत लोचन लाहू अली अनुराग तड़ाक पिधान ओदी और बिकसी मनु मंजुन कंच गली। तो ये आप समझ जाएं कि ये जो पद दिया गया है ये कहाँ से दिया गया, तो इसकी पहचान कहाँ से होगी। देखो तुलसी यहाँ पर आ गया, यही आप इसको पहचान लीजिएगा, तुलसी दिया गया तो कहाँ से लिया गया समझ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर ले जाओगे। इतना तो आप जानते होंगे, मुझे पता है आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो आपको केवल सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, जिसपे 2 लाइनें रेखांकित अंश है, जिसके नीचे अंडरलाइन उसी की व्याख्या करनी है। और जो आपके 3 क्वेश्चन दिए गए संदर्भ व्याख्या, एक क्वेश्चन अलंकार पूछा गया, उसे आप फटाफट लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड है आपका खंड बा में दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको संस्कृत में सबसे बड़ी बच्चों में यही चीज़ की गलती हो जाती है, संस्कृत नहीं आती है, कहते हम कैसे करें संस्कृत। तो यहाँ पर एक ट्रिक आप समझ लीजिएगा, इस तरीके से संस्कृत में आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपको एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति। जो ऐसी नगरी कौन है हमारी, भारतीय संस्कृत, और भाषा से केंद्र स्थल है। सब जानते हैं कि अस्त मीन्स क्या होता है, और भारतीय संस्कृति लिखा, संस्कृत मतलब भारतीय संस्कृत में हो जाएगा, है ना। संस्कृत का संस्कृत बना रहने दो, केंद्र का केंद्रीय बना रहने दो, स्थल का आप स्थलीय कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, स्थलम लिखा है माँ हटा दो, जहाँ विसर्गें लगी विसर्ग हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। माँ लगा है विसर्ग हटा दो, कुछ भी नहीं हटा दो। लेकिन अस्थि और संत मीन्स समझ जाओ कि अस्त मीन्स होता है और संत मीन्स होता है ना। है और है में बहुत अंतर होता है। तो संत मीन्स है और अस्त मीन्स है, तो ये आपको पता। इत एवं संस्कृत वाक्य पैसे संस्कृतेश आलोका पर्वत प्रस्थिता मुगल युगराज धारा शिकोया अत्र गत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् सतेषां ज्ञानां प्रभावित अभवत् यत्तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारिता। इस तरीके से आपका गद्यांश मिलेगा, किसमें, संस्कृत में आपका होगा। तो आपको संस्कृत में करने की सबसे नंबर 1 ट्रिक आप यही पहचान लें कि जो आपके लास्ट में कारक कुछ भी लगा हो, माँ लगा हो, विसर्ग लगा हो,
कुछ भी लगा हो उसे आप हटा दीजिएगा, और लास्ट वाली जो क्रिया होती है वो कर्ता को आप सही तरीके से लिख दें और व्याख्या आप पूरी वही कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। गद्यांश की बात कर रहे हैं, पद्यांश में ऐसा नहीं होगा, पद्यांश में थोड़ा अलग से लिखना पड़ता है ना। तो गद्यांश में आप इस तरीके से लिख डालिएगा। 2 दिए गए, इनमें से आपको एक करना होगा। जैसे मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतः, अस्माकं पूर्जा मानव जीवनं संस्कृत महान्तं प्रत्ययनम् अकुर्वन्। तो अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यानि आचाराणि विचाराणि च आदर्शनं तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृतः। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि गद्यांश आपके 2 पूछे जाएंगे, आपको 1 करना होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये पद्यांश दिया गया तो आपको इसी तरीके से आपको पद्यांश का भी करना होगा, है ना। पद्यांश इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, इसी पद्यांश की आपको करनी होगी। मानम हित्वा प्रियो भवत के और क्रोधम हित्वा ना शोषत और काम हित्वार्थ वन महत्व लोभम हित्वा सुखी भवित। आपको इस तरीके इसको श्लोक का इसका थोड़ा कठिन पड़ जाएगा, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा तैसा आपको आता वैसा कर लीजिएगा। आप टाइम नहीं बचा है ना अन्य चीज़ें हम और चीज़ें आपको समझा देते हैं अच्छे से, लेकिन आप जो चीज़ें हम अभी बता रहे हैं यहाँ पर संस्कृत में यही चीज़ आप समझ रहे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका अर्थ तो सभी को पता होगा, कॉमन चीज़ है, सभी जगह लिखा होगा, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका अर्थ लिख डालिएगा, संदर्भ सहित इसकी व्याख्या कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का, अपने पठित मतलब खंड काव्य से पूछा गया है। तो इसमें जो आपकी बुक में, जो आप स्कूल में जो आपका चलता होगा, जो आपका पढ़ाया गया, जो आपकी सिलेबस में हो, वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। सबका अलग अलग होता है ना। तो मुक्त दूत काव्य खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र आपका चलता होगा तो आपको वो याद करना होगा, है ना। इनमें से आपको जिसका जो करना होगा तो उसे बुक कर डालिए। मेवाड़ वाला होगा तो मेवाड़ वाले करेंगे, ज्योति जवाहर वाला होगा तो वो कर जाएंगे, अग्र पूजा वाला जिसके पास होगा सिलेबस में वो अपना कर जाइएगा, ठीक है। तो ऐसी तरीके से सारे दिए गए, मातृभूमि वाला, मातृ जय सुभाष वाला वो अलग से है। कड़ है खंड काव्य के, दूत सभा के द्रौपदी सर का सारांश लिखिए, ऐसा होगा, लिख डालिएगा। करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र, इतना तो आप सभी जानते होंगे। करमवीर भरत खंड काव्य का आगमन सर के की कथा वस्तु जो आए थे करमवीर भरत खंड काव्य का, उसकी मतलब आगमन सर की कथा वस्तु लिखिए, वो भी आप लिख डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, है ना। तो ये चीज़ तो याद करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पूछा गया है जीवन परिचय। ध्यान दें, जीवन परिचय आपके एक गद्य में आएगा जीवन परिचय, एक आपका काव्य का होगा, मतलब पद्य का होगा। तो गद्य में आपके इम्पोर्टेंट हैं, नंबर 1 ध्यान दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप ये समझ लो गद्य में आपके ये रखे हैं जीवन परिचय। गद्य के आप ये 3 याद कर लो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, 3 में से तीनों आ जाएंगे आपको, लेकिन करना आपको एक ही होगा। इसमें पूछा गया केवल एक रचना लिखिएगा और जीवन परिचय लिख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो यहाँ पर लेखक दिया गया, ये गद्य की बात हो रही है, यहाँ पर कवि लिखा है, यहाँ पर कवि लिखा है, तो ये काव्य के हो गए। काव्य का जीवन परिचय पूछा गया ना, तो ये आपके काव्य के हो गए। तो काव्य में यही है, क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको लगा लीजिएगा टिक आप। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत,
एक और आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, सूर, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लें आप इसको। एक तो सुमित्रानंद पंत हो गए, एक हो गए सूरदास, सूर और दास, ये आपका काव्य का होगा सूरदास। इसे भी आप समझ जाएं, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूरदास, सूर बिहारी तुलसी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, ये आपके काव्य में जीवन परिचय आपके आने वाले हैं। ये पद के, ये तीन में से तीनों आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, इनमें में से आपको मिलेगा, आपको करना एक ही होगा। तो जीवन परिचय याद कर डालिएगा। एक सूरदास का तो मैं दे चुके हैं, तो उसको आप देख लें, बहुत अच्छी वीडियो जो हो चुकी है जीवन परिचय की, उसको देख डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार पढ़ लेंगे फिर आपको पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो सूरदास लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज में, अपनी पाठ्य पुस्तक में किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना हो। जो इस प्रश्न पत्र में जो आपका ये पेपर होगा, है ना, इसमें आप जो कोई मतलब श्लोक दिया गया होगा संस्कृत में, वो मत लिखिएगा, उसमें जो नहीं होगा वो आपको करना होगा। तो एक दो श्लोक याद कर लीजिएगा, उसमें से आपको एक इसमें होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं होगा तो दूसरा आप लिख दोगे, ठीक है। तो श्लोक आपको दो करने की जरूरत है, याद कर डालिएगा। ये आपका रहा श्लोक का। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो आपने संस्कृत के जो चैप्टर पढ़ रखे होंगे उसमें से आपको जो प्रश्न उत्तर होंगे चैप्टर के, उनको आप प्रश्नोत्तरांक को पढ़ डालीजिएगा। जैसे पुर राजा का आसीत भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, पुर राजा का आसीत चंद्रशेखरा कहाँ आसीत, वीर कैन पूजते, है ना, वीर लोग किनको पूजते थे, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखर कौन था, पुर राजा का आसीत, पुरराज कौन था, भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति, भारतीय संस्कृत का मूल क्या होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप इसका आंसर कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखिए। एक पर्यावरण संरक्षण का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, एक बेरोजगारी पे लिख लीजिए, एक विज्ञान की देन पे। ये मेरे पास कमेंट आया है किसी स्टूडेंट का कि मैम आप मुझे निबंध बता दीजिएगा। आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय, नंबर 1 विज्ञान की देन जो साइंस वाला है ना, वो आपका बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आप बेरोजगारी पे आप लिख लीजिएगा, वो भी आपके लिए 3 याद कर डालिएगा आप, इसी में से आपका 3 में से आपका एक मिल जाएगा, 100% आपको मिलेगा। तो यहाँ तक ये आपकी क्लास हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आज का पेपर आपका कैसा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले आएंगे आपके, बहुविकल्पी होंगे, है ना, गद्य पद वाला होगा, एक काव्य वाले 2 पूछे जाते हैं, उसमें से करना एक ही होगा, और संस्कृत वाले 2 पूछे जाएंगे, उसमें भी आपको एक करना होगा, एक पद्य का एक काव्य का, एक पद्य का एक गद्य का, ठीक है ना। इसी तरीके से आप पूरा पेपर सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। और तैयारी बेहतरीन रखिएगा, जो आपके यही आपकी परसेंटेज बनाएगा कौन, हिंदी में अगर नंबर मैथ जैसे पूरे में पूरे मिलते हैं ना, तो ये आप समझ जाएं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा चैनल रहा है देव एग्जाम स्टडीज, ये चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका इतना तो बनता ही है फर्ज कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके कुछ इसमें पैसे नहीं कटते हैं, इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और इस तरीके का लोगो होगा वही हमारा चैनल होगा देव एग्जाम स्टडीज। थैंक यू वॉच वीडियो, आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।